फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 4 जून 2024 और 4 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसने निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स नामक एक नया विषयगत सूचकांक लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ न्यू थीमेटिक इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स? फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंड ऑप्शन है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फोर्थ ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडेक्स प्रदाता NSE इंडेक्स ने निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स नामक एक नया विषयगत इंडेक्स लॉन्च किया है। 33 शेयरों वाला यह सूचकांक उन कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखेगा जो इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है या नए युग के ऑटोमोटिव वाहनों या संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास में शामिल है। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी सूचकांक के शीर्ष 4 घटक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस संगठन ने हाल ही में सदस्य बनने के लिए सहमत किया? विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया recently agree to become a member of? फर्स्ट ऑप्शन है ओलंपिक बॉक्सिंग कमेटी, सेकेंड ऑप्शन है वर्ल्ड बॉक्सिंग, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन या फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड प्रोफेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस संगठन ने हाल ही में सदस्य बनने के लिए सहमत किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बॉक्सिंग। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की है। विश्व मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि मुक्केबाजी ओलंपिक आंदोलन के केंद्र में बनी रहे। सदस्यता आवेदन को BFI की आम सभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और विश्व मुक्केबाजी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। विश्व मुक्केबाजी अप्रैल 2023 में शुरू की गई और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुक्केबाजी ओलंपिक आंदोलन के केंद्र में बनी रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? हु हैज वॉन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह ने, सेकेंड ऑप्शन है ब्रूहार्ट सोमा ने, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता ने या फोर्थ ऑप्शन है जोइता गुप्ता ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूहार्ट सोमा ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
फ्लोरिडा के 12 वर्षीय भारतीय अमेरिकी 7वीं कक्षा के छात्र ब्रूहार्ड सोमा ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है, क्योंकि उन्होंने टाई ब्रेकर में 29 शब्दों को सही वर्तनी बताई, जिससे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में छोटे जातीय समुदायों के बच्चों का प्रभुत्व कायम रहा। ब्रूहार्ड स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में विजयी हुए तथा उन्हें $50,000 से अधिक नगद तथा अन्य पुरस्कार मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30 साल के लिए एक रियायत समझौते के साथ अपनी सहायक अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड के माध्यम से किस देश के डार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 का संचालन और प्रबंधन करेंगे। इन जून 2024 अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल ऑपरेट एंड मैनेज कंटेनर टर्मिनल 2 एट द डर एस सलाम पोर्ट of which country through its subsidiary Adani International Ports Holding Pte Limited with a concession agreement for 30 years। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है तंजानिया, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए तंजानिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों में अपने तीसरे प्रवेश के रूप में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपनी सहायक कंपनी अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से तंजानिया के डार एस सलाम पोर्ट्स पर कंटेनर टर्मिनल 2 का संचालन और प्रबंधन करेगा। तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 30 वर्षों के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने % राजकोषीय घाटा था। According to government data released in June 2024, the Union government contained the fiscal deficit at of the gross domestic product (GDP) in 2023 to 2024। फर्स्ट ऑप्शन है 5.4%, सेकेंड ऑप्शन है 5.6%, थर्ड ऑप्शन है 5.8% या फोर्थ ऑप्शन है 6.0%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 5.6%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत का राजकोषीय घाटा 16.54 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि बजटीय लक्ष्य 17.86 लाख करोड़ रुपए था। महालेखा नियंत्रक के आंकड़ों से पता चला है कि इसके साथ ही राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के 95.3% तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% रहा, जो संशोधित अनुमान 5.8% से कम है। वित्त वर्ष 24 के लिए केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां अनुमानित 23.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहीं तथा यह वर्ष के लक्ष्य का 100.1% रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में आरबीआई ने लाइसेंसिंग शर्तों के साथ गैर अनुपालन सहित कुछ नियामक मानदंडों के साथ गैर अनुपालन के लिए किस बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? In June 2024, RBI imposed a penalty of rate 88.70 lakh on which bank for non-compliance with certain regulatory norms including non-compliance with licensing conditions. फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है SBM बैंक या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। जून 2024 में आरबीआई ने लाइसेंसिंग शर्तों के साथ गैर अनुपालन सहित कुछ नियामक मानदंडों के साथ गैर अनुपालन के लिए किस बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, SBM बैंक के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने पर SBM बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि जुर्माना आरबीआई द्वारा लगाई गई लाइसेंसिंग शर्तों का पालन न करने तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत लेन देन को तत्काल प्रभाव से रोकने के विशिष्ट निर्देशों के कारण लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वर्ल्ड मिल्क डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 1 जून को, सेकेंड ऑप्शन है 2 जून को, थर्ड ऑप्शन है 3 जून को या फोर्थ ऑप्शन है 4 जून को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वर्ल्ड मिल्क डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। यह दिन डेयरी उद्योग और उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को समर्पित है। यह दिन इस बारे में बातचीत शुरू करने का दिन है कि दुनिया भर में दूध कितना सुलभ, किफ़ायती और पौष्टिक है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित विश्व दुग्ध दिवस 2001 में अपनी स्थापना के बाद से दुनिया भर में मनाया जाता रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, माता पिता का वैश्विक दिन हर साल किस दिन मनाया जाता है? द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 1 जून को, सेकेंड ऑप्शन है 2 जून को, थर्ड ऑप्शन है 3 जून को या फोर्थ ऑप्शन है 4 जून को। बताइएगा दोस्तों, माता पिता का वैश्विक दिन हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वैश्विक अभिभावक दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने माता पिता के महत्व के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता व्यक्त करने और माता पिता द्वारा बच्चों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए 2012 में इस दिवस की स्थापना की थी। यह दिवस बच्चों के विकास में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने तथा उनके स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सट्टेबाजी के उल्लंघन के लिए ब्राइडन कार्स को 3 महीने के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह किस देश से हैं? ब्राइडन कार्स हैज बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर 3 months फॉर बैटिंग वायलेंस। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड से हैं, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश,
थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्से को सट्टेबाजी उल्लंघन के कारण 3 महीनों के लिए सभी प्रकार के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अक्टूबर में इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर करने वाले ब्रायडन कार्से ने 2017 और 2019 के बीच विभिन्न क्रिकेट मैचों पर 303 दाव लगाने के आरोप को स्वीकार किया। अक्टूबर में इंग्लैंड के पास केंद्रीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले कार्से ने 2017 और 2019 के बीच विभिन्न क्रिकेट मैचों पर 303 दाव लगाने के आरोपों को स्वीकार किया, हालांकि उन खेलों पर नहीं जिनमें वह खेल रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कैनरा बैंक ने अपनी सहायक कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी कितने % हिस्सेदारी को कम करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक अनुमोदन दिया है। कैनरा बैंक हैज ग्रांटेड एन अप्रूवल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिल्यूटिंग इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडरी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 13.50%, सेकेंड ऑप्शन है 14.50%, थर्ड ऑप्शन है 15.50% या फोर्थ ऑप्शन है 16.50%। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14.50%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कैनरा बैंक ने अपनी सहायक कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 14.50% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बैंक ने अपनी सहायक कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करके बैंक की 14.50% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।